हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका विजन का अक्टूबर 2023 की मंथली मैगजीन। और आज गाइस हम देखेंगे अपना चैप्टर सेकंड, दैट इज सोशल इश्यूज से रिलेटेड। चैप्टर 6 जो हमारा है सोशल इश्यूज में। गाइस इस बार बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आपकी जो वीडियोस आएंगी वो पार्ट्स में आएंगी। आज हम गाइस इसके 4 टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। देखो, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम बात करने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई रिसेंटली ऑन LGBTQIA+ राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। देखो, रिसेंटली क्या हुआ, 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच में सुप्रीम कोर्ट में बैठे इन सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो यहाँ पर अनोनिमसली रिफ्यूज किया गया है कि लीगल रिकॉग्निशन इन सेम सेक्स पर्सन्स को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये डिसाइड हुआ। अच्छा, अब इसमें सेवरल पिटिशंस गई, चैलेंज किया गया। क्योंकि न्यूज़ में क्यों आया, न्यूज़ में इसीलिए आया क्योंकि बहुत सारी पिटीशंस गई थी। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लेके, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को लेके, इन सभी में बोला गया है कि जो भी हेट्रोसेक्सुअल वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं मैरिजेस को। ठीक है, तो ऑन द इशू ऑफ मैरिज क्या बोला गया, कोर्ट ने क्या बोला कि एक्सरसाइजिंग जुडिशियल आपका रिस्ट्रेंट पड़ेगा इस पर। इससे आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया है कि ये मैटर जो है पॉलिसी मैटर है और ये इसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा बोल के उन्होंने इस केस को हटा दिया। तो जितने भी 5 जजेस बैठे थे उन्होंने एक बात को बड़ा एक्नॉलेज करा। उन्होंने ये बोला कि भाई एलिमिनेट तो करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेम सेक्स कपल्स, दे डिड नॉट अनैनिमसली एग्री ऑन। लेकिन वही है, लीगली रिकॉग्नाइज सिविल यूनियन पे वो बात नहीं कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि भाई हाँ, डिस्क्रिमिनेशन हमें एलिमिनेट करना है, लेकिन लीगल रिकॉग्निशन सिविल यूनियन में आना। सिविल यूनियन में आने का मतलब क्या होता है? सिविल यूनियन में आने का मतलब है लीगल रिकॉग्निशन मिलना सेम सेक्स कपल्स को। ठीक है, तो वो उस पे नहीं माने हैं, लेकिन हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसको वो डेफिनेटली कैटर कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी जो है तीनों जजेस की थी कि भाई लीगल एक्नॉलेजमेंट सच यूनियन शुड ओनली अकर जब कोई इलेक्शन आपका लेजिस्लेशन के थ्रू इनैक्टमेंट हो, हम नहीं इस मामले में कर सकते हैं। तो पॉलिसी मैटर कहते हुए कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ों को बोला कि नहीं। अब देखो, इससे पहले भी ना ऐसे केसेस बहुत सारे गए हैं जहाँ पर LGBTQI के राइट्स को ना काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज करा गया है। 2014 में ही नालसा वर्सेस, अगर आपको याद हो, यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें डीक्रिमिनलाइज करा गया था सेक्शन 377 ऑफ IPC। तो होमोसेक्सुअलिटी को उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज करा गया। तो राइट टू एक्साइज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, JSK पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी, आप जानते हैं 2017 का केस है। फिर ट्रांसजेंडर्स को राइट देना 2019 में हमने ये भी देखा। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें दिखाई गई हैं। अच्छा, अब बात ये आती है गाइस कि ना कौन कौन से की हाइलाइट्स हैं जजमेंट की, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हाईलाइट गाइस ये करा गया था कि ना सेक्युलर लॉज बनाने की ज़रूरत है। कोर्ट लिमिट करता है इस मामले में। तो ड्यूरिंग द हियरिंग बहुत सारे बेंचेस ने बोला कि भाई खाली हमें कन्फाइन ओनली टू स्पेशल मैरिज एक्ट ये ठीक नहीं होगा, और इससे पूरे सब सारे के सारे पर्सनल लॉज टच नहीं होते हैं। तो अगर कोर्ट को कुछ भी इंटरप्रेट करना है रिलेटेड टू LGBTIQ जो भी हैं इनसे रिलेटेड, तो उनको करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है कि हम इनको सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि ऐसी कुछ बंडल ऑफ ऐसे केसेस को उठाए, इनका एडॉप्शन, इनका इनहेरिटेंस के बारे में ज़रूर बात कर ले। तो याद रखो, LGBTQIA का प्लस का फुल फॉर्म क्या होता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स, असेक्सुअल एंड द प्लस का मतलब है स्पेस। अगर इससे रिलेटेड और भी चीज़ें डाइवर्स है, जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटीज की बढ़ेंगी, तो इसीलिए प्लस का निशान लगाया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। अच्छा, अब ना देखो, हाइलाइट्स में जजमेंट में ये भी आया कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट है। यानी का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि जो जजमेंट आई उसमें कई सारी रिस्ट्रेंट ये था कि रीइंफोर्स करना रोल ऑफ लेजिस्लेचर क्या होगा, कैसे डेवलप करना है, ये सब कुछ भी नहीं आया है ना। और इनेक्टमेंट जो हम कर रहे हैं आर्टिकल 24, 45 to 46 को ठीक ढंग से नहीं डाला जा रहा है। तो ये सारी बातें निकल कर आई आई इस पूरे पूरे जजमेंट में कि भाई डिसेंटिंग ओपिनियंस थे, ऑब्जर्वेशंस थी, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस फ्यूचर डेलिब्रेशंस के बारे में आए। जैसे होमोसेक्सुअलिटी नॉट एन अर्बन एलिट कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं है, ये बाहर दूर दूर तक फैल रहा है। तो प्रिवेंशन है, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, जैसे क्वीर पर्सन जो होता है उसके अगेंस्ट कैसे करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने ना डायरेक्शन इश्यूज करी हैं ऐसे लोगों को जो भी इस तरह क्वीर कम्युनिटी के हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने की भी बहुत ज़रूरत है ना। तो डायरेक्टिव्स यही है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस हो, पब्लिक इसके बारे में अवेयर हो, बहुत ज़रूरत है। देखो गाइस, अब जो क्वीर कम्युनिटीज़ हैं उनको ऐसा नहीं मिले ना कुछ ऑड सा फील उनको कराना। ठीक है, माना आप जो भी है उनके साथ अजीब सा है जो भी है, लेकिन हम उनको ऐसे करके अगर करेंगे तो फिर कैसे गाइस काम चलेगा, है ना।
क्योंकि वो ऑलरेडी आप समझते हो उनके साथ इतनी सारी समस्याएं होती हैं। ट्रांसजेंडर्स आप समझ ही रहे हो, इन कम्युनिटी का पार्ट है। उनको सेफ होम हाउसेस देना, प्रोटेक्शन करना इंटरसेक्स चिल्ड्रन का, इस तरह से बचाने के लिए, हैरासमेंट से बचाने के लिए, उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस को बचाने के लिए, उनकी फ्रीडम ऑफ आपका अगेंस्ट वायलेंस से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो इस जजमेंट के थ्रू एक सेटबैक तो रहा कि एज अ सेटबैक फॉर LGBTQ उनके ग्रुप के लिए, क्योंकि देखो ये मैरिज एंड अडॉप्शन के लिए करने थे ये चेयरमैनशिप जो बिठाई गई थी, अल्टीमेटली मैरिज रिकॉग्निशन वो इसीलिए चाहते थे कि कुछ भी हो जाए अल्टीमेटली एक सहारा ये मिल जाएगा कि मैरिज एडॉप्शन इनहेरिटेंस ये सारी के सारी राइट्स उनको मिल जाए। तो आपके देखो इसमें आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हो? बीच में आपको याद भी होगा, इसमें तो नहीं लिखा लेकिन आने वाले डेज में ऐसे सुप्रीम कोर्ट की एक जज भी थी, उन्होंने भी इस पे काफ़ी क्वेश्चंस उठाए थे कि व्हाई नॉट जुडिशरी इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दिस, है ना। तो LGBT के अक्रॉस द वर्ल्ड देखोगे तो मोर देन 130 कंट्रीज में डीक्रिमिनलाइज है होमोसेक्सुअलिटी। नीदरलैंड ऐसी पहली कंट्री थी जिसने सेम सेक्स मैरिज को 2001 में ही लीगलाइज कर दिया था। सिंस देन मोर देन 30 कंट्री जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर रही हैं। तो होपफुली गाइस इंडिया भी इवॉल्व होगा सोसाइटल वे में, तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी निकल कर आएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द कास्ट सेंसस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार की है उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी, कास्ट सर्वे किया बेसिकली, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ और कास्ट सर्वे हुआ। अब देखो कास्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूनिक करके रखता है। कास्ट का मतलब है आपका क्लोज सोशल सिस्टम क्या है, आप जहाँ पैदा हुए हो बाय वर्चू ऑफ बर्थ, वहाँ आपके कौन से मेंबरशिप में हो आप, वो वाली बात आ जाती है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार की थी उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज जो है वो फुल स्केल सेंसस नहीं है, सोशल सर्वे है, कास्ट डेमोग्राफिक को देखते हुए लिया जा रहा है। जब कास्ट सर्वे का डेटा रिलीज हुआ, बिहार गवर्नमेंट ने रिलीज करा, तो सेवरल अदर स्टेट जो थे, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये भी कंडक्ट करने लगे कास्ट सर्वे, ठीक है। ये तो देखो कास्ट सर्वे की बात रही। अब इंडिया का जो सेंसस है वो आपको पता रहना चाहिए, आर्टिकल 246 के अंदर आता है। इसका एक एक्ट भी है जो प्लान कंडक्टिंग करने के लिए, सेंसस एक्ट 1948 है। अब हिस्ट्री समझ लो कास्ट सेंसस की इंडिया में क्या है। देखो कास्ट जो वाइज जो इनॉमिनेशन पॉपुलेशन का था, ये ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन 1881 से ही स्टार्ट हो गया था और 1931 तक के सेंसस तक ये इंट्रोड्यूस रहा। 1941 में फिर कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट किया जाता था लेकिन पब्लिश नहीं किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हमें फुल कास्ट इनुमरेशन को अबॉलिश करना है, क्योंकि एक एप्रीहेंशन थी कि कास्ट डिवीजन नहीं करना है। तो हर सेंसस में इंडिपेंडेंट इंडिया में पब्लिश डेटा निकाला जाता था, उसमें SC ST को करते हुए ये सब किया जाता था, लेकिन कोई ऐसी कास्ट करके नहीं निकाला जाता था। फिर 2011 का सेंसस हुआ, आपको पता है हर 10 साल में सेंसस होता है। अब 2011 के सेंसस में क्या हुआ, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया गया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में निकाला गया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री मिलकर इन्होंने एक करा। और इसमें क्या बोला कि 2016 के अंदर एक SECC डेटा निकलेगा, इसमें कास्ट डेटा को हटा दिया जाएगा, फाइनलाइज करके उसको पब्लिश करा जाएगा। 2021 में क्या हुआ, इसी डेटा के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में, ये बोला कि जो कास्ट टाइप डेटा है वो डिराइव किया गया है इसी के अकॉर्डिंग एंड इज डीम्ड डिफेक्टिव एंड आज की डेट में इसको सूटेबल यूज के लिए नहीं है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो क्या थी। आगे फिर क्या हुआ, वे फॉरवर्ड में ये बताया जा रहा है कि जब जब भी इस तरह के कास्ट सेंसस सर्वे होते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, क्रिएट पॉलिटिकल कंसेंसस जरूर क्रिएट करता है कि डिसीजन जो भी आता है आपका ब्रॉड सोशल पॉलिटिकल कंसर्न का, वो ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस के बेसिस पे होना चाहिए अगर आप कास्ट सेंसस कर ही रहे हो तो। दूसरा इंक्लूसिव कंसल्टेशन होना चाहिए, सारे के सारे लीडरशिप स्टेक होल्डर्स ये सब के सब एक्सपर्ट्स बैठ के इसको तैयार करें। आइडेंटिफाई करो जितने भी आपके सोशो जो आपके एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करके इस पे काम करें, सोसाइटल वे में स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास बिग डेटा एनालिटिक्स है, जिसकी मदद से आप सही ढंग से कास्ट बेस्ड डेटा निकाल सकते हो और उसको एक मीनिंगफुल कंक्लूजन भी दे सकते हो। तो पीरियोडिक से रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि कास्ट आइडेंटिटीज जो चेंज होती रहती हैं फ्लेक्सिबिलिटी रहे चेंज करने में, उनको पीरियोडिक रिव्यू करा जाए ताकि उनके डेटा को और ज़्यादा अपडेट और उनकी रेलेवेंस को इंश्योर किया जा सके, ठीक है, इसलिए ऐसा तैयार किया गया। अच्छा आगे हमारे पास आता है यूथ लेड डेवलपमेंट के बारे में। अब देखो क्या हुआ, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म तैयार करा गया नेशनल यूनिटी डे पर। कब आता है, 31 अक्टूबर, आपको पता ही है जिस दिन श्री वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है, उसी दिन थर्ड नेशनल यूनिटी डे हम बनाते हैं। अब जो आपका मेरा युवा भारत है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये सेटअप किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि एक ओवर आर्किंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार किया जा सके।
अब इसमें जो इनिशिएटिव लिया गया यूथ के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लिया, ताकि यूथ को सोशल मोबिलिटी दी जाए, एजुकेशनल इक्विटी के लिए तैयार किया जाए, उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स बढ़ जाएं। तो इनको तैयार करते करते बेसिकली इनके प्रोग्राम और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को यूथ के लिए तैयार करा गया है, एनजीओस के थ्रू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू तैयार करा गया है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत सारे यूथ को हेल्प करेगा, मतलब जो 15 से 29 साल के यूथ हैं उनको पूरा डेफिनेशन में यूथ के आते हैं वो। तो इन द केस ऑफ द प्रोग्राम कंपोनेंट स्पेसिफिकली मेंट फॉर एडोलेसेंट्स, बेनिफिशियरी विल बी इन द एज ऑफ 10 to 19 ईयर्स, इसमें बेनिफिशरीज होंगे। अब समझ लो इसका सबसे बड़ा जो आपका जो मेरा भारत वाला प्रोग्राम है, ये मेरा यूथ के प्रोग्राम बेसिकली किया जा रहा है, ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें ना लीडरशिप को ग्रो करने की बात की जा रही है। जो मेरा युवा वाला प्रोग्राम है इसमें सबसे पहले है कि लीडरशिप बढ़े, उसके डेवलपमेंट के लिए बेटर अलाइनमेंट हो उनके एस्पिरेशंस का, और कम्युनिटी नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग उनके एस्पिरेशंस क्रिएट हो। फिर उसकी एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए इन्हांस जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनको उस तरह कवर किया जा रहा है। एक फिजिकल आपका एक तरह का इकोसिस्टम तैयार करा जा रहा है, जिसमें फिजिकल, इसी को बोला जा रहा है डिजिटल, बेसिकली मतलब फिजिकल एंड डिजिटल एक्सपीरियंसेस देने की एक्सेसिबिलिटी बढ़े। डेटाबेस तैयार किया जा रहा है सारे यूथ का, वन स्टॉप सोल्यूशन निकाला जा रहा है, ये सारी चीज़ें की जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई डज इंडिया नीड टू फोकस ऑन यूथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी, है ना। आप भी यूथ हो एक, तो यूथ के लिए बेसिकली ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम यूथ को डेवलप करें, भारत के युवा को क्यों ज़रूरत है डेवलप करने की। तो अगर हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड उठा के देख लें तो इंडिया सबसे यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जिसकी एवरेज एज जो है 29 ईयर्स है। हमारे पास 65% पॉपुलेशन है जो 35 साल से कम उम्र की है। 50% हमारी पॉपुलेशन जो है वो 20 बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज है। तो सबसे बड़ी बात है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ही हमें ये इशारा कर रहा है कि हमें यूथ की डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर इकोनॉमिक एडवांटेज बहुत है इसका, हमारा यूथ अगर पढ़ा लिखा होगा, स्किल्ड होगा, तो हमारी इकोनॉमी भी एक्सपेंड करेगी। तो इंडिया के पास थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप है, इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, और मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हम कर सकते हैं। पॉलिटिकल एंगेजमेंट हम बढ़ा सकते हैं, इनकरेज सकते हैं उनको, सिटीजनशिप डेडिकेशन उनका कम्युनिटी सर्विस पे बढ़े। तो एड्रेस कर सकते हैं हम सोशल चैलेंजेस को भी। तो मैनी सोशल चैलेंज जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी है, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन है, हेल्थ केयर पर है, वो भी हम यूथ का फोकस करते हुए काम करें। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा है, कि यूथ का एक बहुत बड़ा रोल होता है नेचर को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने का, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को। इसीलिए आपको याद होगा लास्ट ईयर 2022 में जब दिवाली का चल रहा था, तो मोदी जी ने ही, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, उन्होंने मिशन लाइफ करके मूवमेंट चलाया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो इंडियन यूथ के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भी अगर हम इंटरकनेक्ट रहना चाहते हैं वर्ल्ड से, तो हमारा यूथ स्किल्ड एंड बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए हमारा युवा, ताकि जो आज का युवा है वो हमारे ग्लोबल स्टैंडिंग में खड़ा होकर उतर सके। लेकिन हमारे यूथ के साथ कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर पहला क्या है, हमारे पुअर एजुकेशन सिस्टम के होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, वोकेशनल एजुकेशन कम है, हायर एजुकेशन का एक्सेस कम है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है हमारे देश में आज भी। हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा हाई इस वजह से है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हो डेवलप्ड कंट्री से तो वो दिखेगा। 2022 में जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, तो उसने बताया कि यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है वो 23.5% जाकर है। तो काफ़ी देख रहे हो डेटा कितना आ रहा है। उसके बाद हमारा जो वर्क प्लेस है वो बड़ा एक्सप्लॉइटिंग नेचर का है, वेजेस लो हैं, लॉन्ग आवर्स की वर्किंग है, हरासमेंट है स्पेशली वुमेन का, सोशल सिक्योरिटी की दिक्कत है, लीगल प्रोटेक्शन की समस्या है। सोशल इश्यूज़ की बात करोगे तो सब्सटेंस अब्यूज़ की समस्या, वायलेंस है, क्राइम है, रेडिकलाइजेशन है, ये सारी समस्या आती हैं। मॉरल वैल्यूज़ पे अफेक्ट करती हैं, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दिक्कत करती हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ये हो जाते हैं कि लो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन की फीलिंग बच्चे ले रहे होते हैं, वो कुछ ऐसा बड़ा कुछ पाने का ड्रीम ही नहीं देख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से यूथ परेशान है। सुसाइड रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। रिसेंट अगर आपने कोटा के एजुकेशन हब के केसेस सुने हैं, तो आप तो कोटा फैक्ट्री भी देखी होगी आपने। तो गाइस ये सब क्या है, अल्टीमेटली हमारा यूथ परेशान है चैलेंजेस में। अच्छा, कल्चरल एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी बहुत दिक्कत है। हमारे इतने हाई नॉर्म्स रहते हैं, इतने ज़्यादा हम चॉइसेस होने के बावजूद भी हम यूथ के जो यंग पॉपुलेशन है उसकी चॉइस को ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम खाली उसको चाहते हैं कि वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, ऐसे वकील बन जाए। इससे ज़्यादा हम बाहर आना ही नहीं चाहते हैं कि कुछ उसको और नया करने दें। तो सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है बच्चे के साथ, वो उसका और मेंटल हेल्थ को एक्सेसिव तरीके से बिल्कुल चूस रहा है। उसका रिलेशनशिप क्राइसिस होना, प्रोडक्टिव ना बन पाना, तो ये सब चीज़ें उसको रोक देती हैं प्रोडक्टिव बनने से। तो इनिशिएटिव लिए गए हैं, एजुकेशन के न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है आयुष्मान भारत के अकॉर्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप स्टैंड अप एंड स्टार्टअप आपका जो इंडिया है ना,
साइंस के में भी, हर तरह से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर वेज में भी बहुत तरीके से ऐसे इनोवेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे कि उसका ये सारी समस्याएं दूर हो। तो सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी ज़रूरत है ना, वो ये है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, कि हमारा जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, वो एडवोकेट करें यूथ के इश्यूज़ को, क्राइसिस को निकालें उनसे बाहर, उनके एड्रेस को अच्छे से, उनकी यूनिक नीड्स और कंसर्न्स को समझ पाएँ। फिर है स्किल गैप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल लाइफ सिनेरियोज में उनकी जो वोकेशनल स्किल्स होनी चाहिए इंटर्नशिप्स के थ्रू, अप्रेंटिसशिप डिग्रीज के थ्रू, उसकी उनकी सॉफ्ट स्किल्स को इन्हांस करना, प्रमोट करना, ताकि उनका जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है, यानी कि जो सोचने समझने की शक्ति है उनकी बढ़े। उनका टाइम मैनेजमेंट, गाइस आजकल इतनी बड़ी समस्या यूथ के साथ बना हुआ है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं कुछ बना ही नहीं रहा। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग की समस्या है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज सजेस्ट करे जा रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है, प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमारा एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन, स्पेशल इनिशिएटिव यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, चाहे वो रूरल एरिया के लोग हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हों, सभी को वो एक्सेसिबिलिटी पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का जो हम लास्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे एजिंग पॉपुलेशन के बारे में। देखो, इंडिया के जो एजिंग रिपोर्ट थी 2023 रिलीज़ हुई, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया करता है इसको रिलीज़। तो इसमें पता चला कि जो इंडिया है उसको बहुत ज़्यादा थॉरो रिव्यू करने की, रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है लिविंग कंडीशंस को और वेलफेयर जो हमारे ओल्डर पीपल। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा हो मेंस के क्वेश्चन में, यूपीएससी के मेंस क्वेश्चन में ओल्ड एज पॉपुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर भी। तो याद रखो, इस तरह की रिपोर्ट्स आपको क्वेश्चंस में आंसर लिखते हुए ज़रूर डालनी है। इस रिपोर्ट को कोलैबोरेशन के साथ प्रेजेंट किया जाता है, इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस बैठ के इस रिपोर्ट को निकालती है। इस बार बोला गया कि शार्प ग्रोथ देखी जा रही है 2010 के कंपेयर में इंडिया के अंदर, की जो पॉपुलेशन है उसकी रैपिडिटी यानी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। सिग्निफिकेंट इंटरस्टेट वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कह रहा अगर आप सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया से देखो, सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, तो किस तरह से वहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन एब्सोल्यूट लेवल पर कैसे ग्रोथ हो रही है। चैलेंजेस क्या हैं एजिंग पॉपुलेशन की? सबसे बड़ी समस्या गाइस फेमिनाइजेशन, सोशल इश्यूज, यानी जो वुमेन है वो ज़्यादा जीती हैं मेन से। तो पोवर्टी इज इनहेरेंटली जेंडर्ड एंड ओल्ड एज, जहाँ ओल्ड एंड वुमेन है, विडोड है, अकेले रह रही है, कोई इनकम नहीं है, कोई असेट नहीं है, फुली डिपेंडेंट है फैमिली पर। ठीक है, उसके बाद रूरलाइजेशन ऑफ एजिंग, यानी कि जो सेंसस रिपोर्ट 2011 में क्या बताता है कि 71% जो ओल्डर पीपल हैं वो आपके रूरल एरिया में रह रहे हैं, उनके पास कोई इनकम से इनसिक्योरिटी नहीं है, क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है अर्बन काउंटर पार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करते हो तो। फिर जो एजिंग एज होती जा रही है, यानी कि 2000 से 2022 तक में जो टोटल पॉपुलेशन कंट्री का ग्रोथ है वो 34% हो गया है। आइसोलेशन, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फैमिली जो है बड़ी न्यूक्लियर फैमिलीज कन्वर्ट होती जा रही हैं, वो पेरेंट्स को रखना ही नहीं चाहती हैं, इकोनॉमिक बर्डन की तरह लिया जा रहा है उनको। हेल्थ केयर एंड लॉन्ग टेक केयर जो टर्म केयर्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं, स्ट्रेन हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम क्योंकि पॉपुलेशन इस तरह की बढ़ रही है। अच्छा, साइकोलॉजिकल इशू क्या होता है? तो लासी का सर्वे था, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इंडिया में हुई, उसमें पाया गया कि जो डिप्रेशन का इंसिडेंसेस है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। तो वॉज हायर अमंग एल्डरली वुमेन देन मेन, क्योंकि पैसा है नहीं। तो ये फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन एजिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। सर्वाइवल ओल्डर एज में ज़्यादा बढ़ रहा है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मोर्टेलिटी रेट में, इसलिए ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, अभी आपने एक बात करी कि जो इस सर्वे को निकालता है या डेटा निकाल रहा है, रिपोर्ट निकाल रहा है, वो यूएनएफपीए है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो आपका काम कर रहा है वो इसमें काम करता है। और यहाँ वो बेसिकली पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, इसमें आपका हेडक्वार्टर्स ध्यान रखना न्यूयॉर्क सिटी यूएस के अंदर है। 1967 में ट्रस्ट फंड की फॉर्म में निकल कर आया था, 1969 से ही काम करना इसने शुरू कर दिया था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर देखो कि क्या किया जाए जिससे कि इनकी एजिंग पॉपुलेशन को भी अपॉर्चुनिटी बनाया जा सके, है ना। काम तो हमें यही करना है, एज अ ब्यूरोक्रेट आपका काम क्या है? कोई भी समस्या है उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना आपका काम है। तो सबसे पहला इसमें काम करना है, प्रमोट करना है आपको एल्डरली एसएचजीस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। लिंक कर दो इनके लाइवलीहुड मिशन के साथ ताकि ये प्रोडक्टिव और सेल्फ रिलायंट हो जाए। दूसरी चीज़ क्या करनी है, ओल्ड एज होम्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की बेहद ज़रूरत है। इंश्योर किया जाए कि वो इन सितु एट होम में रहे, प्रायोरिटाइज ओल्ड एज होम में क्यों कोई जाए, है ना।
सिल्वर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। आप सिल्वर इकोनॉमी समझ के यहाँ पे सिल्वर को एलिमेंट मेटल के फॉर्म में मत लो अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर मतलब जो व्यक्ति 50 साल के हो सके हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऐसे डिज़ाइन किया जाए टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल ओवर 50। 50 साल की तो उम्र के ज़्यादा हो जाता है ना सिल्वर जुबली बनाने के बाद। 50 साल बेसिकली उसको करके कंसिडर किया जा रहा है कि वो सारे के सारे चीज़ों को कन्वर्ट करते हुए चला जाए। अच्छा, इसके बाद बोला जा रहा है डिजिटल आपके इकोसिस्टम को लिवरेज करने की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब गाइस समझो ये क्या होता है। देखो, लिवरेज का मतलब है कि डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरत है दी जाए ओल्ड पॉपुलेशन को। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है। अच्छा देखो, सिल्वर इकोनॉमी में थोड़ा सा गाइस में समझ लो क्या होता है एक बारी, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सिल्वर इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है गाइस जहाँ पे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, परचेजिंग पोटेंशियल ओल्डर एंड एजिंग पॉपुलेशन का बढ़ाया जा रहा है, उनकी कंजम्पशन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। और सिल्वर की एक इकोनॉमी भी होती है, इसमें भी यही किया जाता है कि जो भी व्यक्ति 50 साल से ज़्यादा के हो गए हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी सर्विस, ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट किए जाएं। ठीक है, इतना याद रखना। एक ग्रे हेयर इकोनॉमी भी होती है, वो ऐसा सेक्टर होता है जिसमें एल्डरली पॉपुलेशन को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये ध्यान रखना सिल्वर इकोनॉमी में 50 साल के ऊपर के लोगों के लिए किया जाता है। अच्छा, डिजिटल यहाँ पे लिटरेसी की बात बढ़ाई जा रही है। डिजिटल लिटरेसी उनके अमंग बढ़े। आपको भी देखो, आपके आसपास जो भी बुजुर्ग होते हैं उनको आप सिखाया करो। जो भी आपको दिखे 50 साल से बड़ी उम्र के हैं और डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो आप खुद ही बैठ के उनसे बातचीत करो, उनको दो। अवेयरनेस ड्राइव चलाने की बहुत ज़रूरत है कि ड्राइव चलेंगे तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनमें लैग कर रहा है, उनको स्कीम प्रोग्राम्स के बारे में पता नहीं है। तो ये बता रहा है कि लासी की रिपोर्ट में भी आया था कि 12% एल्डरली जो पीपल है उनको मेंटेनेंस एंड वेलफेयर के बारे में पता है, बाकी को पता ही नहीं है। तो उनको एल्डरली केयर देने की ज़रूरत है। डिजिटल जो अब डेवलप किया जाए, एज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को एक्सपेंड करने की बात करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट गाइस दिस नोबल पीस प्राइज़ के बारे में, गाइस वुमेन राइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, अभी आप इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिए, अच्छे से सुनिए वीडियो को ध्यान लगाकर। कहीं पे कुछ अटक रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन बना होता है, इसीलिए बनाया गया ना, यूट्यूब ने इसीलिए बनाया। आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को आसपास जो जो भी हैं उनको भी वीडियो शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी वाला पार्ट था तो बहुत सारे लोग इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.